Good morning everyone. Today we will discuss about lesson number 1 historiography development in the West. सबसे पहले हम समझेंगे हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। जब भी आप हिस्ट्री को लिखते हैं तो उसे हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, और जो इंसान हिस्ट्री लिखने का काम करता है उसे हम कहते हैं हिस्टोरियन। डेवलपमेंट इन द वेस्ट में डेवलपमेंट हो रहा है। हिस्ट्री लिखने का जो काम है वो कहाँ पे हो रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है। वेस्टर्न कंट्री का मतलब होता है जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं, इन जगहों पे किस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को लिखा, वहाँ के जो स्कॉलर्स थे कैसे उन्होंने हिस्ट्री को लिखा, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज़ आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हिस्ट्री लिखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसको लॉन्ग टाइम लगता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हमें सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डर में रखना पड़ता है। जो घटना पहले ही हुई उसको ऊपर रखना है, जो घटना सेकंड नंबर पे उसको सेकंड पे रखना है, ताकि हम जब उसको पढ़ें तो हमें एक सही मीनिंग पता चल सके। उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी में रखना। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गांधी जी हमारे देश में आए, उन्होंने यहाँ पे आने के बाद हमारे देश को आज़ाद करवाया। फिर हमारे देश आज़ाद होने के बाद हम पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ये घटना सब सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई है, इसलिए हमें इसका मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि पहले हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, फिर गांधी जी आए, तो ये पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। तो अब कभी भी हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। हमें उसको क्रम में, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पढ़ना है, जिसको करने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। In the physical and natural science, the empirical method, laboratory method of experiment and observation is used to verify the available knowledge. देखो, साइंस, दो साइंस की यहाँ बात की गई है, फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस मतलब रिलेटेड टू बॉडी, आपके बॉडी के रिलेटेड अगर साइंस है फिजिकल साइंस, और नेचुरल मतलब रिलेटेड टू नेचर, जो नेचर से रिलेटेड है उसको बोलते हैं नेचुरल साइंस। देखिए, साइंस को आप कभी भी प्रूव कर सकते हो क्योंकि आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे ग्रेविटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप दुनिया के कहीं भी किसी भी जगह पे जाइए और पेन को आप अगर ऊपर हवा में उछालते हो तो ज़मीन की तरफ आता है। मतलब ज़मीन क्या करती है? हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। मतलब हमें पता है कि ज़मीन के अंदर क्या है? ग्रेविटी। इसको हम बार बार इस काम को करके देख सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या है? ग्रेविटी है। और उसके बेस पे हम लॉ भी बना सकते हैं कि ज़मीन क्या करती है? हर चीज़ को जो भी ऊपर है वो अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? ग्रेविटी है। लेकिन दिस मेथड अलाउ फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन्स ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो हम एक्सपेरिमेंट करके क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक है। लॉ बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि वो एक्सपेरिमेंट कई बार किया जा सके, जो कि साइंस में एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल भी है। दोज लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली। आप बार बार उसको प्रूव करके दिखा सकते हो कि भाई आप किसी भी जगह पे आप अगर प्रूव करना चाहते हो कि यहाँ ग्रेविटी है कि नहीं, आप एक काम करेंगे, आप ज़मीन से कोई पत्थर उठाएंगे और ऊपर हवा में उछालेंगे और वो पत्थर अगर ज़मीन पे गिरता है मतलब वहाँ पे ग्रेविटी। ये आप कहीं पे भी प्रूव कर सकते हो, बार बार इसको आप टेस्ट कर सकते हो, और उसके बेस पे आपने एक लॉ जनरेट कर दिया। आगे पढ़ेंगे हम। इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। बट हिस्ट्री में आप कभी भी लेबोरेटरी मेथड नहीं अपना सकते। कभी भी आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। दिस इज सो बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। जैसे क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? क्योंकि हिस्ट्री, देखो, हिस्ट्री का मतलब ये होता है ऐसी घटना जो पास्ट में हो चुकी है, जो बातें बीत चुकी है वो हिस्ट्री है। ठीक है। क्या आप दोबारा से उसको रिक्रिएट कर सकते हो? दोबारा से वही घटना करा के देख सकते हो क्या? नहीं पॉसिबल। एक बार वर्ल्ड वार हो गया, क्या दोबारा वर्ल्ड वार करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हम लोग। और ना ही हम लोग कभी भी पास्ट में जा सकते हैं, चाहे पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आगे होगा तो वो अलग बात है। अभी तक तो कोई भी पास्ट में जाकर उसके बारे में हम ना पास्ट में जा सकते हैं, ना हम देख सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था। रियलिटी में हम नहीं जानते कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तो हम उसको रिपीट भी नहीं कर सकते, पास्ट में भी जा नहीं सकते, इसलिए हम उस पर लॉ नहीं बना सकते। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन्स ट्रू रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो हिस्ट्री में लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand
इट्स मीनिंग। कभी भी हमें कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बुलाते हैं किसी एक्सपर्ट को, जिसको नॉलेज का एक्सपर्ट जो हो उसको बुलाएंगे, और वो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा और वो बताएगा हमें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज अ लेटर राइटिंग, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। अब जो भी एक्सपर्ट होगा वो आएगा तो वो सारी बातें बताएगा आपको कि ये जो डॉक्यूमेंट है रियल है कि नहीं, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल है कि नहीं, किसने इसको लिखा है, कौन से स्टाइल में लिखा गया, ऑथर का स्टाइल क्या है, कब इसको मैन्युफैक्चर किया गया, कब इसका डेट क्या है, कौन से टाइप का पेपर यूज़ किया गया, कौन से टाइप का इंक यूज़ किया गया, कौन से किंग के टाइम पे ये लिखा गया है, किसका स्टैम्प लगा हुआ है, किस किंग का स्टैम्प लगा हुआ है, कौन सा स्टैम्प अथॉरिटी है, वो सारी बातें बताएगा। सच डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटनाइज बाय अ हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। और अब जो एक बार वो प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये वाकई रियल डॉक्यूमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये साबित हो सके कि मतलब और भी उसके बारे में समझने में हमें मदद हो सके, हेल्प मिल सके। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, अब मेथड के बारे में देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है एग्जामिन रिलेवेंट रेफरेंस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको मिलता है, डॉक्यूमेंट मिले, चाहे आपको कोई मटेरियल मिले, आप क्या करोगे, पहले उसको एग्जामिन करोगे। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। तो आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको आप अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, उसको अलग अलग क्लासीफाई करोगे, उसको समझोगे कि ये किस टाइम का है, किससे रिलेट करता है, उसकी सच्चाई को पता लगाओगे, रियल है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, वो पता लगाओगे। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस ऑफ रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च मैथड। जब किसी ने उस डॉक्यूमेंट को लिखा तो उसके माइंड में क्या चल रहा था, किस कंसेप्ट को लेकर वो लिख रहा था हिस्ट्री को, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस, आप उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके उसके बारे में। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, आप कल्पना करेंगे, कल्पना कर करके आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्रिटिकल एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आप अलग अलग तरीके से उसको एग्जामिन करेंगे। ये मैथड है, इस तरह से आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। अभी हम नीचे पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च फॉर एग्जांपल्स। अब यहाँ पे मेथड्स के बारे में बताया हुआ है, जो अलग अलग तरह के मेथड्स हैं यहाँ पे, उसके बारे में पढ़ना है। आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा इंसान जो किसी जगह पे जाके एक्सपर्ट हो है वो, और उसकी जगह पे किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाके वो क्या करता है, वहाँ पे ज़मीन को खोदता है और वहाँ से अलग अलग मटेरियल इकट्ठा करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, तो आर्कियोलॉजी है ये। आर्चिवल साइंस का मतलब आपको पता है, जैसे हमारे म्यूजियम से अलग अलग लाइब्रेरी है, वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रखते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं आर्चिवल साइंस। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग नॉलेज, स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज रखने वाले इंसान को बुलाते हैं, तो वो क्या करता है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी करता है, मतलब स्क्रिप्ट को पढ़ता है, स्क्रिप्ट को समझाता है। एपिग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों पे पुराने लोग क्या करते थे, गुफाओं में बड़े बड़े पत्थरों पे लिखते हैं, तो उनको उसको पढ़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एपिग्राफी। उसको पढ़ने के लिए हम एपिग्राफी करते हैं, मतलब पत्थरों पे लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ लेटर स्टाइलिंग, अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो उनकी स्टाइल को समझने के लिए एक मेथड का यूज़ किया जाता है। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक का मतलब अलग अलग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना, उसको लिंग्विस्टिक कहा गया। ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉइन का यूज़ किया गया, वो कॉइन हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ जनरेशन, अलग अलग जनरेशन में क्या क्या काम हुआ, किसने कौन से कार्य को किया, कौन किस जनरेशन से बिलोंग करता है। स्टडी ऑफ लीनिएज की स्टडी, ये अलग अलग मैथड है जिसका हम यूज़ करके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हिस्ट्री को। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, अब हम पढ़ेंगे आगे। वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकल एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। हम क्या करते हैं, जो भी सोर्स हमारे पास आते हैं उसको हम एग्जामिन करते हैं। पहले हम समझते हैं कि जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल गया, आप डॉक्यूमेंट को आप नहीं मान लोगे कि ये सच है, अचानक आपको मिला, आप नहीं बोल सकते कि ये सच है झूठ है, पहले आप उसको एग्जामिन करोगे, क्रिटिकली समझोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जब सारे प्रूफ उसके रिगार्डिंग आपको पता चल जाएंगे तभी आप बोलोगे वो सही है। ठीक है। तो क्रिटिकल एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज, आप पहले एग्जामिन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे। लिखना मतलब नैरेट करना, तो एग्जामिन करके लिखना, क्रिटिकल एग्जामिन करके जब आप लिखते हो तो इसी को हम लोग करते हैं हिस्टोरियोग्राफी
और जो इंसान ये काम करता है लिखने का उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। इसको स्कॉलर हु राइट सच अ नैरेटिव इज हिस्टोरियन। तो जो भी इंसान ये काम करता है लिखने का उसको हम कहते हैं हिस्टोरियन, ठीक है। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। The inclusion and interpretation of historical event by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. तो कोई भी इंसान जब हिस्ट्री लिखता है तो हर चीज़ हिस्ट्री में लिखता नहीं है, वो एक उसके माइंड में कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट के बेस पे वो क्या करता है, काम करता है। जैसे मेरे माइंड में कंसेप्ट आ गया कि मैं अपने देश के बारे में लिखूँगा, लेकिन किस बारे में लिखूँगा, तो मुझे लिखना है कि हमारे देश में कौन कौन से न्यूज़पेपर आए, तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर के बारे में ही लिखूँगा, मैं सब कुछ उसमें नहीं लिखने लगूँगा। मेरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, न्यूज़पेपर के बारे में ही है, मुझे स्टडी करनी है तो न्यूज़पेपर के बारे में ही लिखना है मुझे, तो मैं उसके बारे में ही, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही मैं इकट्ठा करूँगा, ना कि मैं अलग अलग जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स, नेशनल लीडर, उनके बारे में लिखना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हर हिस्टोरियन का क्या होता है, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज़ हिस्टोरियोग्राफी, जैसे कि मैंने बता दिया, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है एग्जामिन करो डॉक्यूमेंट को, सोर्सेस को, उसको लिखो, तो वही हिस्टोरियोग्राफी। वॉज नॉट प्रिवेंट द एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट डज नॉट मीन दैट they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation. जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि देखो, आज हम हिस्ट्री लिखने के लिए, हमें लिखने आता है तो हम हिस्ट्री को लिख देते हैं, ठीक है। पहले के लोगों को नहीं आता था तो क्या करते थे, वो भी हिस्ट्री बता देते हैं, लेकिन वो क्या करते थे, तरीका उनका अलग था। वो भी उस समय जो उनके यहाँ बड़े काम हुए हैं उसको बताने का तरीका उनका स्टोरी बनाते थे, स्टोरी बनाना, सॉन्ग बनाना, बलाड्स बनाना, ठीक है। वो अपने बच्चों को क्या करते थे, कहानी सुनाते थे और उस कहानी में वो पूरी स्टोरी को बनाते थे, और इस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन हिस्ट्री को पास आउट करते थे। एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग्स, जाके गुफाओं में पेंटिंग बनाना, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलाड्स, गाने गाना, स्टोरीज बताना, ये सब तरीके हैं हिस्ट्री बताने के, ठीक है। फॉर दिस पर्पज दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो अब हमें जो पेंटिंग मिलती है गुफाओं में, हमारे लिए क्या सोर्स है, ठीक है। स्टोरी भी हमारे लिए एक सोर्स हो सकती है, लेकिन पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वो वाकई रियल है कि नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को मानने से पहले चेक करना पड़ेगा, क्रिटिकल एग्जामिन करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डू यू नो को, ठीक है। तो डू यू नो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप अगर देखेंगे, ये पिक्चर आपके सामने दिया हुआ है, ये पिक्चर जो है अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें आपको एक बड़े पत्थर पे इन लोगों ने क्या किया हुआ है, एक बोलते ना, पत्थरों को खोद कर उसके बारे में इंस्क्रिप्शन किया हुआ है। उसको एक तरह से देखा जाए तो इसके ऊपर इन्होंने डिज़ाइन, एक चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें चित्र में आप देखेंगे एकदम फ्रंट में, एकदम आगे की तरफ, तो एक इसमें आपको कई लोग दिखाई देंगे। सबसे आगे देखेंगे तो एक लीडर है, उसके पीछे कई से सैनिक लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ में ढाल लिया हुआ है, उनके हाथ में उनका भाला है, और वो क्या कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, वो उस लीडर को फॉलो कर रहे हैं। नीचे भी आप देखेंगे तो रथ का चित्र दिखाई देगा आपको, और मार्चिंग करते हुए सैनिक आपको पीछे दिखाई देंगे। तो ये इंस्क्रिप्शन जो आपको मिला है, ये कहाँ मिला है, लाहौर म्यूजियम में मिला हुआ है। द अबव पिक्चर शोज द fragment of earliest inscription of forward marching file of soldiers holding shield and spears in scene here. The general is in front. जैसे कि मैं बताया कि जनरल फ्रंट में है और सोल्जर्स के पीछे पीछे हैं, जिनके हाथ में क्या है, सील और स्पेयर है, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस बैक टू समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक जगह है, वहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी, इसका नाम था समर सिविलाइजेशन। वहाँ से ये जो हिस्ट्री रिकॉर्डिंग का काम चालू था। वो क्या करते थे, अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते थे, जैसे कि यहाँ पे पत्थरों पे डिज़ाइन बनाकर। नेम ऑफ समरियन किंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल्स फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व इन अ वेरियस इंस्क्रिप्शन। तो जो भी लड़ाइयाँ हुई समरियन किंग्स और अलग अलग लोगों के साथ, उसको उन्होंने क्या किया, पत्थरों पे डिज़ाइन करके बनाया। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन स्टोन द अबव डेट्स बैक टू 4500 BCE। तो बहुत पुराना है ये, 4500 साल पुराना है। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल
फाउंड बिटवीन टू किंगडम्स, ये क्या करता है, दो राजाओं के बीच लड़ाई के बारे में रिकॉर्डिंग है, ठीक है। इट इज़ नाउ डिस्प्लेड द लॉरे म्यूजियम इन फ्रांस, फ्रांस में जो म्यूजियम है लॉरे म्यूजियम, वहाँ पे ये क्या किया गया है, इसको रखा गया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है उसके बारे में। तो क्या, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो वो क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला तो मैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिला, किसने लिखा, कौन से स्क्रिप्टोलॉजी क्या है इसकी, लेटर स्टाइल कैसी है, कौन सा ऑथर हो सकता है, क्वेश्चन बनाओ पहले, ठीक है। दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. It means that these questions are about the deeds of the member of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any irrelevant relation between the divine and human deeds. क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन भी किसके रिगार्डिंग बनाना है, भगवान के बारे में नहीं। देखो यहाँ हिस्ट्री कभी भी भगवान के बारे में बात नहीं करती, हिस्ट्री पूरी तरह से मैन काइंड ह्यूमन के बारे में बात करती है। एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मतलब पूरी तरह से ह्यूमन काइंड के बारे में बात करती है। आपको जो भी क्वेश्चन आपने बनाया है उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसके आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी डिवाइन रूल नहीं लगाना है यहाँ पे। पहले के लोग क्या होते थे ना, उनको लगता था जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं, बट ये सब साइंटिफिक है, ठीक है। तो हमको हिस्ट्री को डिवाइन पावर से नहीं जोड़ना है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया हुआ है। तीसरा अगर आप पढ़ेंगे नीचे तो यहाँ लिखा हुआ है आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। जो भी आपको आंसर मिल रहा है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो उसका आंसर मिलता है तो आंसर को तभी मानना है आपको जब उसके सपोर्ट करने के लिए आपके पास एविडेंस हो, प्रूफ होना चाहिए आपके पास, तभी आपको उसको मानना है। हिस्टोरिकल प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो इंसान किस तरह से आगे बढ़ता चला गया, क्या क्या मतलब उसके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे उसने अपने आप को डेवलप किया, उसके बारे में आपको पूरा एक ग्राफ मिल जाता है, जर्नी पता चल जाती है मैनकाइंड की, ठीक है। उसके बारे में आपको पूरा स्टडी करना है। इट इज़ सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विद एन अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ इट्स रूट इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, जो हिस्ट्री नाम है ये एक्चुअली में ग्रीक टर्म है, ठीक है। हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th सेंचुरी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो बंदा है जिसके नाम पे हिस्ट्री आगे बढ़ती है, जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, उसका नाम है हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस एक ग्रीक पर्सन है, ठीक है, ग्रीक में रहने वाला ग्रीक हिस्टोरियन है। यूज्ड इज फर्स्ट फॉर हिज बुक इंटायर द हिस्टोरीज, ठीक है। तो उसने जो बुक लिखा उस बुक का नाम जो था द हिस्टोरीज, और वहीं से वर्ड आया हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, हेरोडोटस इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इसी ने क्या किया, एक बुक लिखा, इसका नाम है द हिस्टोरीज। द स्टोरीज लिखा, उसी वर्ड से आया हिस्ट्री, ठीक है, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। तो अब आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन द यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी। किस तरह यूरोपियन लोगों ने अपने हिस्ट्री को लिखा, वहाँ के स्कॉलर्स ने किस तरह से हिस्ट्री को लिखा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस तरह से हिस्ट्री लिखने के अलग तरीके होते हैं, तो वहाँ के लोगों ने क्या तरीका अपना उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल द 18th सेंचुरी सी यूरोप हैज़ अचीव अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific method. ठीक है, पहले क्या होता था कि लोग जो होते थे ना वो फिलोसॉफी पे विश्वास करते थे, मतलब ऐसी बातों पे जो भगवान से जुड़ी हुई है, जो कि सारे काम भगवान कर रहे हैं, भगवान ही मतलब सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई साइंस नहीं है। उनको साइंस के बारे में पता ही नहीं था एक्चुअल में, ठीक है, यही चलता था पहले वहाँ पे। उनको फिलोसॉफी के बारे में पता था, लेकिन धीरे धीरे जब साइंस में हम तरक्की करने लगे तो हमने क्या किया, जो भी हमें पता था उसको हमने एग्जामिन करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब हमें एग्जामिन करना हमने शुरू किया तो हमें कुछ हमारे सामने, हमको कुछ भी एग्जामिन हम करते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। पहले क्या होता था, उनके यहाँ चर्च होते थे, चर्च के जो उनके बड़े बड़े जो पादरी होते थे वो जो बोलते थे हमको उनको मानना पड़ता था। अगर आप नहीं मानोगे तो आपको दंड, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। इसीलिए क्या करते थे, उनको वो बात माननी पड़ती थी। फिर आगे क्या हुआ, हमने साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना शुरू किया। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी अगर हम चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको उसके रिगार्डिंग प्रूफ चाहिए हमको। आप कुछ भी मुझे बताएंगे तो मुझे उसके रिगार्डिंग प्रूफ चाहिए कि सच है, झूठ है, जो भी है, प्रूफ दो हमें इस बात का, आप जो भी बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो बस यहीं से क्वेश्चन उठना शुरू हो गए और क्वेश्चन उठाना शुरू किया। अब हमको क्या करना है, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना है हिस्ट्री को, ठीक है।
हमने बोला कि अब हम स्टडी तो करेंगे लेकिन साइंटिफिक तरीके से करेंगे। अब हम किसी भी चीज़ को मानने से पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को प्रूफ किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग प्रूफ जमा किया जाएगा। हाँ वाकई वो लगेगा कि सच है तो ही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourse revolving around divine phenomena। पहले क्या होता था, लोग डिवाइन फिनोमिना को ही मानते थे। मतलब क्या होता था कि वो बोलते थे सब भगवान कर रहे, भगवान ही हर चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। However, gradually his scenario began to change in 1737। Göttingen University was founded in Germany। लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। कब बदलने लगा? 1737